नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 10 मार्च 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में आपका काम आएगा। खुद के एनालिसिस भी हो जाएंगे। तो आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। Question number 1. Recently in news, Archaeological Survey of India is carrying out the conservation of Sun Temple at Konark. Consider the following statements regarding Konark Temple, which are correct. वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों, कोणार्क टेम्पल से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट था, रिसेंटली न्यूज में भी था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोणार्क टेम्पल का कंजर्वेशन कर रहा है अभी, जो इनका काम है। तो दोस्तों, कोणार्क टेम्पल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, देख लेते हैं। देखो दोस्तों, कोणार्क टेम्पल बनवाया था नरसिम्हदेवा वन ऑफ ग्रेट गंगा डायनास्टी। तो गंगा डायनास्टी से रिलेट कर सकते हो कोणार्क टेम्पल को, ओडिशा में है। अब क्या है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1984 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था कोणार्क टेम्पल को। और क्या है, कलिंगा आर्किटेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंगा आर्किटेक्चर, इसको ओडिशा आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ये है कोणार्क टेम्पल का कंस्ट्रक्शन। और क्या है, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर, देखो कोणार्क टेम्पल को प्रोटेक्टेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है, नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमाइंस, AMASR एक्ट एंड इट्स रूल्स। तो बेसिकली इस तरह के मॉन्यूमेंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू ऐसे कंसर्व करते हैं। ये जो नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमाइंस एक्ट 1958 का एक्ट है। अब क्या है इंपॉर्टेंट, कोणार्क इज द थर्ड लिंग ऑफ ओडिशास गोल्डन ट्रायंगल। देखो दोस्तों, ओडिशा में आप लोग सुने होंगे गोल्डन ट्रायंगल है, जिसमें 3 टेम्पल आता है। एक है जगन्नाथपुरी और एक भुवनेश्वर, तीसरा है कोणार्क टेम्पल। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रायंगल जैसे है ओडिशा का 3 एरिया में है। ठीक है, अब क्या है, इसको ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं, इसका डार्क कलर की वजह से। एंड एंशिएंट सेलेस इसको एक ऐसे नेविगेशन लैंडमार्क यूज करते थे। ठीक है, और क्या है, सिमिलरली जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी वाज कॉल्ड द व्हाइट पगोडा। देखो पुरी में, ओडिशा का और एक इंपॉर्टेंट सिटी है पुरी, उधर एक जगन्नाथ टेम्पल है, इसको व्हाइट पगोडा बोलते हैं, और कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पगोडा बोलते हैं। राइट, इट रिमेन्स ए मेजर पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज, ये तो हमें पता ही है। एवरी ईयर चंद्रभागा मेला होता है मंथ ऑफ फरवरी में। अब क्या है, स्टेटमेंट्स देख लीजिए। 13th सेंचुरी ऑफ बाई किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट ग्रेट रूल ऑफ गंगा डायनेस्टी, बिल्कुल सही। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1984 में डिक्लेयर किया था। और ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और कलिंगा आर्किटेक्चर, बिल्कुल इसी क्वेश्चन थे, तो तीनों। क्वेश्चन नंबर 2. Recently, त्रिवेंद्र सिंह रावत resigned as चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। दोस्तों, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपना रेसिग्नेशन दे दिया है गवर्नर को। तो ये न्यूज सुबह हर्षित सर ने कवर किया था। वैसे हमारे स्टेटमेंट्स में एक गलत है। देखो, कुछ प्रोसीजर्स है जब सीएम रेसिग्नेशन देता है गवर्नर को। देखो दोस्तों, अगर कोई चीफ मिनिस्टर रेसिग्नेशन गवर्नर को दे दिया तो गवर्नर आफ्टर एक्सेप्टिंग, सबसे पहली बात है गवर्नर को रेसिग्नेशन एक्सेप्ट करना है। इसके बाद वो रिक्वेस्ट करते हैं आउटगोइंग सीएम को एज ए केयरटेकर सीएम रहने के लिए, जब तक नया कोई सीएम चुन के ना आ जाए। ठीक है, आप देखो, नाउ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर इज टू सर्च फॉर पॉसिबल ऑप्शंस। देखो, गवर्नर के पास बहुत ऑप्शंस है। ये इसमें ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, मेजर पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला क्या है, ही मे और मे नॉट इन्वाइट द अदर पार्टीज टू प्रूव देयर मेजोरिटी। देखो, ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो दूसरे पार्टी को बोल सकता है कि अपना मेजोरिटी प्रूव करो। तो वैसे आप उत्तराखंड के केस लेने से, आप दूसरे पार्टी को बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ज्यादातर एमएलए जो है बीजेपी के पास है। तो बीजेपी डिसाइड करेगा कि कौन नया सीएम बनेंगे। ठीक है, तो इसमें क्लियरली लिखा है गवर्नर मे और मे नॉट इन्वाइट। ठीक है, गवर्नर के पास ऑप्शन है। अब क्या है, इफ द गवर्नर फेल्स टू फाइंड ए वे टू क्रिएट ए गवर्नमेंट, ही कैन रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो दोस्तों स्टेट इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 है, इसकी बात हो रही है, प्रेसिडेंट्स रूल। अगर गवर्नर को लग रहा है कि स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक से नहीं चल रहा है, बहुत कैओस चल रहा है, तो गवर्नर रिक्वेस्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए, स्टेट इमरजेंसी। इसको प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं, आर्टिकल 356, ध्यान दीजिएगा। अब आर्टिकल 356 के बारे में, बेसिकली प्रेसिडेंट रूल के बारे में। इट इज इम्पोज्ड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने के लिए होते हैं, एंड मैक्सिमम 2 साल तक हो सकता है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। अब क्या है, द प्रेसिडेंट देन
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट डायरेक्ट रिक्वेस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट फ्रेश इलेक्शंस इन द स्टेट्स। देखो, अब प्रेसिडेंट रूल एक बार होने के बाद इफ नो पॉसिबल ऑप्शन इज फिगर्ड आउट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नर डिसोल्व्स द असेंबली। अब देखो दोस्तों, एक बार प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, गवर्नर फिर ट्राई करते हैं कि कोई मेजोरिटी प्रूव कर पा रहा है या नहीं। अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो गवर्नर क्या करेंगे, फिर प्रेसिडेंट को बोलेंगे और प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर का रिकमेंडेशन के बाद नया इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को एडवाइस करते हैं, राइट। तो ये है बेसिकली प्रोसीजर। अब हमारे स्टेटमेंट देख लीजिए आप। पहला क्या लिखा है, इफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट गिव्स रेजिग्नेशन इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नर टू इन्वाइट अदर पार्टीज टू प्रूव द मेजॉरिटी। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, गवर्नर में और मे नोट लिखा था मैंने, तो ये गलत है। दूसरा क्या है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 6 months एंड कैन लास्ट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years। ये भी सही है दोस्तों। इसमें और एक पॉइंट है, हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी न्यूज में है क्योंकि रिसेंटली इंडिया बांग्लादेश को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ था जिसका नाम है मैत्री सेतु। कल ही इनॉग्रेट किया था कौन, हमारा पीएम मोदी जी ने। तो वर्ल्ड बैंक की जो रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में, उनका एक स्टेटमेंट आया इसके बाद। ये जो कनेक्टिविटी बनाया है ना, और जितने भी कनेक्टिविटी की कोशिश करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहा है इंडिया एंड बांग्लादेश का, ये हमारी ट्रेड रिलेशंस को अच्छा करने में और हमारी जो जीडीपी को बढ़ाने में काम आ सकता है। बेसिकली हमारी जो इकोनॉमी को एक हाइप देने में काम आएगा इस तरह की नेबरहुड रिलेशंस, और नेबरहुड रिलेशंस के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूज में है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है। आप देखो दोस्तों, जिसमें एक स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले हम समझते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। देखो, अरेंजमेंट बिटवीन 2 or more कंट्रीज और ट्रेडिंग ब्लॉक्स। देखो, 2 कंट्री के बीच में नहीं, काफी सारे कंट्रीज, एक ग्रुप भी बन सकता है जिनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। अब देखो, दैट प्राइमरली एग्री, कंट्रीज को एग्री करना पड़ेगा कि रिड्यूस और एलिमिनेट कस्टम टैरिफ। जितने भी इंपोर्ट ड्यूटीज होता है ना, तो इसी की बात हो रही है। अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ सामान भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, तो इनके लिए जो इंपोर्ट तारीफ लगते हैं, एक्सपोर्ट तारीफ लगते हैं, इस सब में रिडक्शन तो होना ही होना है, और कुछ केसेस में कंप्लीट एलिमिनेशन होगा। तो इस तरह एक्सपोर्ट काफी ज्यादा हो सकता है। और क्या है, एफटीएस नॉर्मली कवर ट्रेडिंग गुड्स। देखो दोस्तों, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है ना, इसमें काफी सारे गुड्स आता है, जिसमें देखो एग्जांपल क्या क्या है, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ट्रेड इन सर्विसेज। सर्विसेज मतलब देखो बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग, और एफटीए कैन ऑल्सो कवर अदर एरिया सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट एंड कॉम्पिटिशन पॉलिसी। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी सारे चीजें आते हैं, जितनी भी चीजें हम एक देश से दूसरे देश को प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो सर्विस हो। कोई सर्विस अगर करना चाहते हो वो भी। अब देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी सारे कंट्रीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक तो बाय एलिमिनेटिंग टैरिफ एंड सम नॉन टैरिफ बैरियर्स, एफटीए पार्टनर्स गेट ईजियर मार्केट एक्सेस इनटू वन अदर कंट्रीज। ये तो सिंपल पॉइंट है दोस्तों, सिंपल स्टेटमेंट है। मतलब अगर टैरिफ को आप एलिमिनेट करोगे या रिड्यूस करोगे तो एफटीए पार्टनर्स को एक कंट्री को दूसरे कंट्री के मार्केट में इजी एक्सेस मिल जाएगा। और एक्सपोर्टर्स एफटीए को प्रीफर करते हैं क्योंकि दे गेट प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट ओवर नॉन एफटीए मेंबर। अगर हमारे और बांग्लादेश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो हमें ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा ना, जिसके साथ बांग्लादेश को एफटीए नहीं है। तो ये एक्सपोर्टर्स प्रेफर करते हैं एफटीए। पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड द एफटीए। अब देखो दोस्तों, एफटीए अगर होगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो होना ही होना है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स पसंद करेंगे इंपोर्ट ड्यूटीज या एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो कम होने से। अब हमारे स्टेटमेंट देख लीजिए आप। एफटीएस आर एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more कंट्रीज और ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ये मैंने बता दिया, बेसिक डेफिनेशन है। और क्या है सेकंड जो गलत है, क्या लिखा है, एफटीए कवर्स ओनली ट्रेडिंग गुड्स एंड एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अदर देन ट्रेड इन सर्विसेज सच एज बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग। अब देखो दोस्तों, ये गलत है क्योंकि इसमें बोला है कि ओनली एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बेसिकली सर्विसेज का भी होता है इस्तेमाल, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग जो भी है, तो एफटीए में काफी सारे सर्विसेज भी कवर होता है, तो ये गलत है। तीसरा क्या है, एक्सपोर्टर्स प्रेफर एफटीएस टू मल्टीलैटरल ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो सिंपल स्टेटमेंट था, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिजेस विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए।
आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर स्कीम के बारे में सुबह की डेली न्यूज में हर्षित सर ने ऑलरेडी बता दिया आपको, मैं भी बता देता हूं मेजर मेजर पॉइंट्स जो है। दोस्तों अभी तो बजट सेशन चल रहा है, तो बजट सेशन में काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स होते रहते हैं पार्लियामेंट में। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से ऑपोजिशन में कोई एक एमपी ये पूछा कि ये जो गवर्नमेंट है इंटर कास्ट मैरिजेस के लिए या इंटर कास्ट रिलेशंस के लिए क्या क्या कर रहा है, तो इनका जवाब में एक डॉक्टर अंबेडकर स्कीम भी आया है, इसलिए ये न्यूज में आया था। तो मिनिस्टर ने डॉक्टर अंबेडकर स्कीम का जो इंप्लीमेंटेशन है और इसकी सक्सेस के बारे में काफी कुछ बताया है। अब ये डॉक्टर अंबेडकर स्कीम क्या है दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट सही है, देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस टुवर्ड्स इंसेंटिव फॉर इंटर कास्ट मैरिज। देखो दोस्तों, कास्ट के बीच में इक्वालिटी लाने के लिए सबसे अच्छी तरीका है इंटर कास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत हेल्प करते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी को इंसेंटिव्स देते हैं इंटर कास्ट मैरिजेस कराने के लिए। अब देखो क्या फायदा है, देखो इंटर कास्ट मैरिज में एक क्राइटेरिया है, वन ऑफ द स्पाउसेस इज ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। स्पाउस में हस्बैंड या वाइफ कोई ना कोई एक शेड्यूल्ड कास्ट से होना चाहिए। और क्या है, 5 लाख तक का एनुअल इनकम जिसका कम है वही एलिजिबल होगा। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर स्कीम है। अब अंबेडकर स्कीम में क्या क्या है देखो दोस्तों, एक तो डायरेक्टली इंसेंटिव ऑफ 2.5 लाख मिलते हैं अगर इंटर कास्ट मैरिज आप कर रहे हो जिसमें एक स्पाउस शेड्यूल कास्ट से होना चाहिए। 2.5 लाख का तो हो गया इंसेंटिव, और एन इंसेंटिव ऑफ 2.5 लाख फॉर लीगल इंटर कास्ट मैरिज इज प्रोवाइडेड अंडर द डॉक्टर अंबेडकर स्कीम, ये मैंने बता दिया। और इंसेंटिव अमाउंट ऑफ 50% इन फॉर्म ऑफ डीडी इन जॉइंट नेम ऑफ द कपल एंड द बैलेंस 50% आफ्टर 5 years। पहला 50% दिया जाएगा, मतलब 1.25 लाख, फिर 5 साल के बाद 50% बाद जितने पैसे बचा है वो भी दिया जाएगा, मतलब 5 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। वन टाइम पेमेंट नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब देखो इस स्कीम में और एक क्राइटेरिया क्या है, इंसेंटिव फॉर 500 मैरिजेस इन 1 year। 500 मैरिज तक का इंसेंटिव देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे ज्यादा नहीं, 1 साल के लिए, ठीक है। और कुछ लिखा है आप पढ़ लीजिएगा। और ऊपर से एन अमाउंट ऑफ ₹25,000 फॉर ईच मैरिज। देखो दोस्तों, एक तो 2.5 लाख का इंसेंटिव तो देता ही देता है गवर्नमेंट, ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट को 25,000 और देता है। किस लिए, जो फंक्शन होगा, ये जो 2.5 लाख देने का जो फंक्शन होगा ना, ये फंक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए खर्चा पानी तो होगा ही होगा, क्योंकि स्टेज डेकोरेशन, माइक वाइक का रेंट देना पड़ेगा, तो ये सब के लिए भी पैसा देता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ छोड़ते नहीं है, पूरा देते हैं। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को रिलीज करते हैं 25,000 प्रोग्राम को फैसिलिटेट करने के लिए। अब देखो हमारे स्टेटमेंट्स क्या क्या लिखा है, कपल्स हुज एनुअल इनकम इज अप टू 5 लाख इज एलिजिबल फॉर द स्कीम। इसमें और एक पॉइंट है, कपल में स्पाउस, एक स्पाउस हस्बैंड या वाइफ शेड्यूल कैसे होना चाहिए, राइट। और क्या है, 2.5 लाख का इंसेंटिव है, ये तो मैंने बता दिया। स्कीम कवर्स इंसेंटिव फॉर 500 मैरिजेस इन 1 year, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्क्रबिंग विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, ए प्रोसेस इन विच द कंटेंट ऑफ ऑल एसएमएस गेटिंग वेरीफाइड बिफोर इट इज अलाउड टू बी डिलीवर्ड ऑन द यूसेज डिवाइस। तो दोस्तों एसएमएस स्क्रबिंग 2 दिन से न्यूज में है, ये क्या है, इसका क्या क्या क्राइटेरियाज है, ये सब आपको समझा देंगे। आज शाम तक एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसमें आपको सब कुछ समझा जाएगा एसएमएस स्क्रबिंग के बारे में। तो स्क्रबिंग क्या आपको समझ में आ गया। स्क्रबिंग बेसिकली क्या है दोस्तों, द कंटेंट ऑफ ऑल एसएमएस विल नाउ बी वेरीफाइड बिफोर इट इज अलाउड टू बी डिलीवर ऑन द यूसेज डिवाइस। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं स्क्रबिंग, एसएमएस स्क्रबिंग। ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2018 में ये रेगुलेशंस लाया था, पर अभी जाके 2021 में ये इंप्लीमेंट हुआ है। तो 2-3 दिन पहले इंडिया में कई सारे कॉमर्शियल जो मैसेजेस है कंपनीज या ओटीपी जो भेजते हैं वो सब बंद हुआ था, तो इसलिए एसएमएस स्क्रबिंग न्यूज में आया। देखो दोस्तों मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, आपको समझा देगा, और दूसरे जो वीडियो आ रहा है वो देख लीजिएगा। अब देखो दोस्तों बेसिक क्या है, ट्राई रेगुलेट करेगा जितने भी कॉमर्शियल मैसेजेस अपना मोबाइल में आता है ना, जैसे दोस्तों देखो पेटीएम से आता है, कभी कोई मोबाइल कंपनी से आता है, कभी कोई कुरियर कंपनी से आता है, हमारे मोबाइल में काफी सारे कॉमर्शियल मैसेजेस आते रहते हैं। इसको रेगुलेट करेंगे और यूजर की कंसर्न लिया जाएगा, उन्हें कौन कौन सा कॉमर्शियल मैसेजेस वो चाहते हैं नहीं। अगर देखो दोस्तों, मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूं, मुझे म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई म्यूजिक कंपनी अपना प्रमोशन मैसेज भेज रहा है, तो ये सही है नहीं है, तो इस तरह की यूसेज की कंसर्न लिया जाएगा।
ये बहुत अच्छी बात है, हमारे मोबाइल में जितने भी स्पैम मैसेजेस आते रहता है ना वो रेगुलेट होगा। तो ये जो रेगुलेशन है ना, जो एक अथॉरिटी कर रहे हैं, एसएमएस जो यूजर की कंसर्न से डिलीवर करने वाला है जो प्रोसेस है, इसको एसएमएस स्क्रबिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आंसर इज ऑप्शन बी, आपको बता दिया मैं। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आंसर इज ऑप्शन सी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, ट्राइब्स एंड वो जो ट्राइब्स कौन से स्टेट से रिलेट करते हो उसके बारे में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूं। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाएगा। आप जितना लाइक एंड कमेंट करोगे ना दोस्तों, उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को दूसरे लोगों तक पहुंचा देंगे। आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए, और दोस्तों को बता दीजिएगा हमारे चैनल के बारे में, हम क्या क्या कंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।